नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें रखूँगा। उसमें से पहली ख़बर जो होगी वो बगदादी, जो दहशत का एक बहुत बड़ा नाम है और जिसकी वजह से पूरा इराक़ तबाह बर्बाद हो गया, उसका एक वीडियो सामने आया है और उसके ज़िंदा होने की बातें कही जा रही हैं। उस पर मैं तबसरा करूँगा और उसके बाद पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने और बीएसपी ने वाराणसी से असली चौकीदार को यानी अहम तरीन एक फौजी को सामने उतारा है और बाकायदा उसको लेकर के जो है इस वक्त पूरे सोशल मीडिया में बहस जारी हो गई है। उस पर भी तफसीली रोशनी डालूंगा। और इसी तरह तूफान फानी 4 रियासतों के लिए तबाही ला सकता है और उसके लिए हुकूमत ने 1086 करोड़ रुपए भी जारी करने के अहकाम जारी किए हैं। और ये सारी चीज़ें नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने तफसीलन रखूँगा। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाएं और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, अबू बकर अल बगदादी, ये वो नाम है जिसे पूरी दुनिया में दहशतगर्दाना वाक़यात के लिए जाना जाता है। इस्लामिक स्टेट IS का सरगना अल बगदादी न सिर्फ जिंदा है बल्कि उसने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मुबैना तौर पर वो श्रीलंका में हुए दहशतगर्दाना हमलों का तस्करा कर रहा है। नाज़रीन, इससे पहले कहा जा रहा था कि बगदादी अमरीकी फौज के हमले में मारा जा चुका है, कत्ल किया जा चुका है, मर चुका है। उससे कबल अल बगदादी को साल 2014 में मौसल में देखा गया था, जो इराक़ का सबसे अहम तरीन शहर है। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि अल बगदादी का वीडियो कहाँ का है और कब रिकॉर्ड किया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक इस वीडियो में वो 19 अप्रैल को श्रीलंका में हुए हमलों का जिक्र करते हुए कह रहा है कि श्रीलंका में जो खुदकुश हमले हुए थे वो बागोज सीरिया हमले के बदले में किया गया हमला था। एक गद्दी पर बैठे और 3 लोगों को खिताब करते हुए बगदादी ने कहा, बागोज की लड़ाई खत्म हो गई है। वीडियो में इन तीनों अशखास के चेहरे धुंधले किए हुए हैं। इस वीडियो में अल बगदादी काले और खाकी रंग के कपड़ों में है और उसके बराबर में एक ऑटोमेटिक बंदूक रखी हुई है। इस वीडियो को अल फुरकान मीडिया ने पीर की शाम जारी किया है। जी हाँ नाज़रीन, लगता है कि अब कोई और साजिश सामने आने वाली है। बगदादी की इस वीडियो को सामने आने के बाद जहां अरब ममालिक में तहलका मचा हुआ है, वहीं पर एशियन ममालिक भी इस बात को लेकर के और बिलखुसूस श्रीलंका के हमलों का तस्करा लेकर के एक बार फिर जो है सोशल मीडिया में इस जाहिल को, जिसकी वजह से पूरा इस्लाम बदनाम हुआ, खिलाफत का नाम बदनाम हुआ, बगदाद में तबाही मची, लाखों अफराद मासूम मुसलमान जो शहीद कर दिए गए, मार दिए गए, हलाक कर दिए गए, बस्तियों की बस्तियां जिसके नाम से तबाह बर्बाद कर दी गई, जिसकी वजह से जो है शाम में तबाही मची, वो अब एक मरतबा फिर वीडियो के सामने आकर न जाने किस तबाही का इंदिया दे रहा है। जी हाँ नाज़रीन, इसको मुसलमान तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये जिस तंजीम और इस तंजीम की वजह से जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं, जाहिर सी बात है कि कहा जाता है कि जो है ये मोसाद और अमेरिका की जानिब से ही बनाई गई एक तंजीम है दाइश। इस वजह से जो है ये तबाही और फैलाई और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की तंजीमें बनाई जाती हैं और नौजवानों को ब्लैकमेल किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के तबसरे आते हैं, लेकिन जब इस तरह का तबसरा किया जाता है तो बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई कमेंट्स करते हैं कि भाई आप कब तक जो है मोसाद के नाम पर, यहूदियों के नाम पर, ईसाइयों के नाम पर सारा इल्ज़ाम उन्हीं के सर पर जो है लाद करके अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे और जो है अपना सर छुपाते रहेंगे, जबकि जितनी भी दहशतगर्द हमले होते हैं वो मुसलमान ही करवाते हैं। उनका हुलिया मुसलमान जैसे नज़र आता है, वो अरबी बोलते हैं, अरबी पढ़ते हैं, अरबी में न जाने ऐसी किस तरह के कमेंट्स मुझे मुख्तलिफ ज़मानों में जब भी मैंने इस बात पर बात की है तो कमेंट्स आते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो है दाढ़ी रखने वाला, अरबी बोलने वाला, जाहिर साथ बात यह है कि बज़ाहिर वो मुसलमान तो नहीं हो सकता, दिल से मुसलमान तो नहीं हो सकता, इसलिए कि किसी को भी बदनाम करने के लिए कोई भी किसी भी रंग के कपड़े पहन सकता है, कितनी भी लंबी दाढ़ी छोड़ रखता है, वो किसी भी तरह का नाम रख सकता है। कुरान की आयत क्यों नहीं पढ़ सकता है। इस वजह से उसको मुसलमान कहा है, यह ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि मुसलमान और इस्लाम का दारोमदार कलिमा पर है और जब वो इंसान इस्लाम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल नहीं करता, कुरान की
जो है तालीमात पर अगर वो अमल नहीं करता और इंसानियत को तबाह बर्बाद करने के लिए मासूम इंसानों के कत्ल गारतगिरी करता है, तो उसको इस्लाम के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूँ कि इस गलत फहमी में ना आए कि कोई टोपी और दाढ़ी रखे और मुसलमानों जैसा हुलिया बना ले तो वो मुसलमान के नाम पर मुनाफिक हो सकता है। वो इस्लाम को ढहने के लिए, इस्लाम को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए वो अपना नाम बदलवा सकता है। उसके अंदर दिल में इस्लाम ना हो, दूसरी किसी मजहब का नाम लेवा हो सकता है। इस वजह से जो कोई भी इंसानियत का कत्ल करता है, जो कोई भी जो इस तरह की कितनी भी लंबी दाढ़ी छोड़ ले, कितना भी अच्छा अपना चेहरा बना ले, वो जो है अगर वो इंसानियत का कत्ल करता है तो, और वो अगर अहादीस कुरान की तालीमात के अपोजिट में जाता है, अहादीस की तालीमात के अपोजिट में जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सुन्नतों के नाम पर अगर वो तबाही व बर्बादी और जो है मुख्तलिफ किस्म के नामों से अगर वो तबाही व बर्बादी फैलाता है तो उसका इस्लाम से और उसका मुसलमान से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए कि इस्लाम की तालीमात, कुरान की तालीमात और हदीस की तालीमात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें कुछ और ही सबक देती है और वो है अमन का सबक देती है। सीरत की पूरी तारीख उठा लीजिए, चाहे वो मक्के की ज़िंदगी हो या मदीने की ज़िंदगी, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अमन का पैगाम दिया गया है। तो नाजरीन, एक मरतबा फिर ये कमबख्त बगदादी सामने आ चुका है। अब पता नहीं इसके पीछे इस्लाम दुश्मन ताकतों की क्या साजिशें हैं, वो आगे जाने के बाद फिर पता चलेगा कि जो है अब किस तरह की जो इसको इसकी तस्वीर रख करके फिर किस तरह की तबाही फैलाने की कोशिश की जाएगी। बहरकैफ नाज़रीन, ये खबर आई थी, वो आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी था। आज की दूसरी खबर है, वो है वाराणसी से, हमारे मुल्क हिंद से। समाजवादी पार्टी ने वाराणसी से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ एसपी बीएसपी इत्तेहाद ने बीएसएफ के साबिक जवान तेज बहादुर यादव को इंतखाबी मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी ने पहले शालिनी यादव को बनारस लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नामजदगी के आखिरी दिन तेज बहादुर यादव ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी सीट से पर्चा दाखिल किया है। एसपी बीएसपी आरएलडी इत्तेहाद ने उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी निशान भी अलॉट कर दिया है। पीर के रोज समाजवादी पार्टी के रियासती तर्जुमान मनोज राय धूप चंडी तेज बहादुर को लेकर नामजदगी के लिए पहुंचे और मीडिया को इस बात की जानकारी दी है। काबिल जिक्र है कि शालिनी को गुज़िश्ता दिनों समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के कुछ घंटों बाद ही समाजवादी पार्टी ने वाराणसी से टिकट दिया था। वहीं तेज बहादुर यादव ने यहां से बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब लड़ने का ऐलान किया था। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ लड़ रहे तेज बहादुर को कई पार्टियों की हिमायत मिल रही है। तेज बहादुर यादव गुज़िश्ता कई दिनों से पीएम मोदी के खिलाफ जोरदार तशहीर कर रहे हैं। इंतखाब लड़ने के लिए जाते वक्त उन्होंने पीएम मोदी पर हमला और रुख इख्तियार करते हुए कहा था कि ये लड़ाई असली चौकीदार और नकली चौकीदार के दरमियान में है। वाज़ेह है कि तेज बहादुर यादव बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रहकर मुल्क की खिदमत कर चुके हैं। कुछ वक्त पहले वो फौज में खराब खाना मिलने की शिकायत पर मौजूए बहस बने थे। उसके कुछ दिनों बाद उन्हें फौज से बर्खास्त कर दिया गया था। उनका इल्जाम है कि उन्होंने खराब खाने की शिकायत की थी, इसलिए उन्हें निकाला गया। खाने की शिकायत वाला उनका वीडियो काफी वायरल भी हुआ था और पूरे हिंदुस्तान में ये मौज़ूए बहस बन गया था कि फौजियों के खाना आखिर क्यों खराब होता है। और फिर एक 15-20 दिनों तक लंबी जो है इस पर बहस चली थी। उस वक्त तेज बहादुर सामने आए थे। अब असल वाराणसी लोगों का इम्तिहान है कि वो असली चौकीदार को चुनेंगे या फिर जो है इश्तिहारात में खुद को चौकीदार कहने वाले को चुनेंगे। और फौजियों के नाम पर जो लोग सियासत करते रहे हैं उनके लिए आप जो है वो चुनेंगे या फिर जो खुद फौजी है और जो ये कह रहा है कि वो फौजियों के मसाइल को मेंबर पार्लियामेंट में उठाएंगे और जो है ज़मीनी सतह पर जो वो लोग आज तक जो है बॉर्डर पर कोशिश करते रहे अपने मुल्क की हिफाजत करने की, वो पार्लियामेंट में भी पहुंचकर उन फौजियों की जो है मसाइल उठाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के वादे करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो की मुख्तसर क्लिप भी आप लोगों को सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं मीडिया से। तो उसके बाद अब वाराणसी के लोगों पर जिम्मेदारी बन जाती है कि अब आप किसको चुनेंगे, चौकीदार को या चौकीदार। हाँ जी, अभी नामांकन के लिए जा रहे हैं। हमारा अभी थोड़ी देर में नामांकन हो जाएगा और इसके साथ हमारे सभी साथी जवान साथ में, देश के कोने कोने सभी साथ में, माताएं बहनें भी हमारे साथ में, फौजी परिवारों की जो फैमिली है वो साथ में। हमारी लड़ाई सबसे पहले भ्रष्टाचार से है। जो है भ्रष्टाचार को लेके थे, जैसे मोदी जी सत्ता में आए थे, ना खाऊंगा ना खाने दूं, लेकिन हुआ क्या, आज देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है।
तो तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, किसानों के मुद्दे हैं, बुनकर के मुद्दे हैं, और सभी मुद्दों को लेकर हम नामांकन करने जा रहे हैं। मैंने भ्रष्टाचार की आवाज उठाई तो क्या हुआ, ये सत्ता में बैठे लोगों ने मुझे खत्म करने की कोशिश की, इसलिए हम मैदान में आए आज कि आप देख रहे हैं हमने सबसे पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, और आज हमारी हालात क्या है। ये जितने भी जवान खड़े हैं ये सबने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। इनकी आप देखिए, आपके हमारे कुछ पुलिस के भाई खड़े हैं, इनसे आप पूछ के देख लीजिए, कोई पुलिस वाला अगर ईमानदारी से ड्यूटी करना चाह रहा है तो क्या आज का जो बड़े नेता लोग क्या उसकी ड्यूटी करने देते हैं? इसलिए आप मजबूर होकर सेना के जवानों को आज मैदान में आना पड़ा है। बनारस के अंदर इतिहास बनाने की जरूरत है, इतिहास बन गया। जब देश आजाद हुआ 70 साल के बाद में कोई सेना का सिपाही एक प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहा है, ये तो पूरे वर्ल्ड का एक इतिहास है कि क्या ऐसी वजह है कि सेना का जवान एक प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ने के लिए आया। इतिहास तो बन चुका है, आप देखते जाइए। आज हमारे पुलिस के और फोर्स के जो भी वो ब्रिटिश रूल पे चले, जब भारत आजाद हो चुका है, जब हमारे अपने रूल है, तो ऐसा क्या है कि 1911 के रूल आज पुलिस और फोर्स के अंदर चल रहे हैं। तो हम जब संसद में, हमारा मकसद यही है कि हम संसद में जाएं और ब्रिटिश रूल को खत्म करें, ताकि जो जवान सच बोलते, सच की आवाज उठाते, उनके साथ न्याय हो सके। जनता का रुझान इतना है कि जनता ने सिर्फ यही कहा है कि अब हम वोट करेंगे असली चौकीदार को और नकली चौकीदार को भगाएंगे। पूरी जनता का यही रुझान है कि अब आए हैं असली चौकीदार। हमारे पास पब्लिक से हम कह रहे हैं कि आप वोट भी दो और नोट भी दो, क्योंकि हमारे पास पैसा तो है नहीं, व्यवस्थाएं है नहीं, कुछ भी। जनता हमें सहयोग कर रही है, तो इसलिए हमने लिया, मांग रहे उनसे चंदा मांग रहे। जनता कुछ तो हमें चाहिए व्यवस्थाओं के लिए थोड़ा बहुत, बाकी तो हम सब अपना पैदल कर लेंगे। बाकी हमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, एक एक रुपया जो है जनता से हम मांग रहे हैं। नहीं, उन्होंने माफी मांग ली है तो क्या अभी तक नाम चौकीदार हटाया? उनके सारे नेता नाम के आगे चौकीदार लगा के घूम रहे हैं। अभी भी देखिए आप, अभी असली चौकीदार का मतलब क्या होता है? चौकीदार का अर्थ है जो सीमाओं की चौकसा करता है, जो देश की रक्षा करता है, वो है असली चौकीदार। इनको कोई अधिकार है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ फटकार क्या लगाई, उनको तो जेल भेजना चाहिए। तो नाज़रीन, आज की तीसरी खबर है। तीसरी खबर है तूफान फानी के सिलसिले में। जी हाँ नाज़रीन, तूफान फानी के सिलसिले में गुज़िश्ता कल को ये हुकूमत की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया था कि फानी उड़ीसा के साहिल पर टकराने से पहले इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर सकता है। महकमे मौसमियात ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के बाद हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड समेत उड़ीसा, केरला को हाई अलर्ट पर रखा गया है। महकमे मौसमियात ने बताया कि जुनूबी मशरक़ी खलीज बंगाल में शिमाल मगरिब की जानिब 16 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा है और आइंदा 24 घंटों में तूफान फानी इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इम्कान है कि पहले मई को शाम में तूफान फानी उड़ीसा के साहिल से टकरा जाएगा। और नाज़रीन, वहीं दिल्ली में कल कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई। काबीना सेक्रेटरी की सदारत में मीटिंग में फानी तूफान के पेश नज़र पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरियों, प्रिंसिपल सेक्रेटरियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ मरकजी वजारातों और मुताल्लिका एजेंसियों के सीनियर अहलकार भी मीटिंग में मौजूद थे। रियासतों और मरकज के अफसरान ने मीटिंग में कहा है कि इस तूफान की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। रियासती हुकूमतों ने माहिगीरों से कहा है कि वो खराब मौसम के पेश नज़र समंदर में ना जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि मछलियों की अफजाइश नस्ल का मौसम होने की वजह से भी मछली की शिकार करने पर 14 जून तक पाबंदी है। रियासती हुकूमतों से इस पाबंदी पर सख्ती से निफाज करने का हुक्म भी दिया गया है। हुकाम ने बताया कि कमेटी की मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म की गाइडलाइंस पर हुई है और वो खुद सूरत हाल पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। और नाजरीन, इस वक्त एक अहम खबर आज की ये भी आई है कि नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के फैसले की बुनियाद पर वजारत दाखिला ने मंगल को 1086 करोड़ रुपए पेशगी तौर पर जारी करने के अहकाम जारी किए हैं। ये रकम स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से जारी की जाएगी ताकि समुद्री तूफान फानी के लिए एहतियाती इक़दाम किए जा सके। इसके तहत आंध्र प्रदेश को 200 करोड़ रुपये, उड़ीसा को 340.87 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह 309.37 करोड़ रुपये तमिलनाडु को और 235.50 करोड़ रुपये मगरबी बंगाल के लिए अलॉट किए गए हैं। ये माली इमदाद स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में जारी की जा रही हैं ताकि इस तूफान के राहत और एहतियाती इक़दाम किए जा सके। जी हाँ नाज़रीन, फानी जिस तूफान का नाम दिया गया है, जो आने वाला है, जिस तरह के डिजास्टर की तरफ से जो खबरें मिल रही हैं उससे कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तबाही फैल सकती है। इस वजह से पेशगी तौर पर हुकूमत तैयार बैठी हुई है और जिन इलाकों के हम लोगों ने इस वक्त नाम लिए हैं वो इलाके के लोग भी और जो साहिल समंदर पर हैं उन लोगों को भी पेशगी तौर पर अपने अपने जो है हिफाजती इक़दाम करने पड़ेंगे, इसलिए कि पहली तारीख तक जो है ये बहुत यानी कल किसी भी वक्त में जो ये तूफ़ान बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर सकता है। जी हाँ नाज़रीन, ये थी आज की
हमारी कुछ रिपोर्ट्स जो आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी समझा। मुझे उम्मीद है कि हमारा पैगाम आप तक पहुँच चुका होगा। अब मुझे इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह फिर किसी और उन्वान के साथ आपके सामने हाज़िरी होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।